नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में, जिसके माध्यम से मैं प्रसिद्ध लेखकों की उत्कृष्ट रचनाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। आज इसी श्रृंखला में आप सबके लिए मैं डॉक्टर डी.एस. शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी केज्ड बर्ड लेकर आई हूं। तो आइए सुने कहानी केज्ड बर्ड। पंडित बुधराम की घरवाली को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई। जल्दी से दाई बुलाई गई। घंटे भर की चिल्लपों के बीच आखिर लाजो ने जन्म ले ही लिया। बुधराम पंडित के घर चौथी बेटी। सब सन्न रह गए। एक के बाद एक 4 बेटियां, कैसे सपरेगा। पंडित एक ही बेटी को अभिशाप मानते थे, क्योंकि बेटी पैदा होते ही बाप की मूछें नीची हो जाती हैं। बड़े होने पर गली मोहल्ले के शोहदों का आवागमन बढ़ जाता है। फिर शादी के समय किस किस की खुशामद, मोटा दहेज, ये सब आफत नहीं तो और क्या है। पंडित जी पेशे से वैद्य, ऊपर से पंडित, सिर्फ लेना लेना ही जानते थे। देने के नाम पर तो वो किसी को गाली भी नहीं दे सकते थे। अब गुस्से में गाली निकल जाए तो बात अलग है, पर कन्या के आते ही खर्चा ही खर्चा। पंडित आए तो कन्या के जन्म का पता चला था। जच्चा और बच्चा को कुछ दवा आदि देना हो तो दे दो। पंडित सनक गए। न थाली बजने की आवाज़, न जनानियों के चेहरे पर मुस्कान। बस पंडित टंटा न करें, इसलिए पंडित की अम्मा सौर के दरवाजे पर डंडा लिए बैठी हैं। पंडित समझ गए कि फिर बेटी ही हुई है। सोंठ ऐसा मुंह बनाए पंडित अंदर गए। जच्चा की तरफ तो देखा ही नहीं। वो बेचारी बेचारगी और लाचारी में मुंह फेर कर टसवे बहाने लगी। पंडित ने लाल पुराने कपड़े में लिपटी लाजो को देखा। दूधिया रंग लाल कपड़े की आभा से बच्ची का रंग दूध गुलाल सा हो रहा था। वो पंडित को देखकर मुस्काई। वो मुस्कान पंडित के कठोर सीने में सीधे उतर गई। उन्हें बच्ची पर प्यार आ गया। बच्ची गोद में उठाकर जच्चा से बोले, बड़ी सुंदर बेटी दी है तुमने परिवार को। पंडित के घर में चौथी बेटी के जन्म पर भी बधावे बजने लगे। लाजो जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई। किशोरी लाजो जब भी घर से बाहर निकलती, लोग उसे देखने लगते, पर लाजो इन सब से बेफिक्र थी। शायद वो उस सब की आदी हो गई थी। पर इन सब से एक युवा अलग था, जो दूर से ही लाजो को देखता और देखता ही रहता। लाजो पता नहीं क्यों उसकी निगाह से असहज उठती। संभवतः स्त्री सुलभ अतीन्द्रिय शक्ति उससे कुछ कह रही होती। एक दिन दोपहर को लाजो की माँ के पेट में भयानक पीड़ा उठी। पंडित जी घर पर नहीं थे। दादी के कहने पर लाजो अमृत धारा लाने चली। जेठ की भरी दोपहरी, सूरज मानो आग उगल रहा हो। धरती पर नंगे पांव चलना संभव नहीं था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। गलियों से जब लू का झोंका चलता तो हू हू की आवाज आती। ऐसे में जब सब अपने अपने घरों में दुबके थे, लाजो पंसारी के यहाँ जाने को निकली ही थी कि लू के एक थपेड़े ने उसे पीछे की ओर धकेला। परंतु माँ के दर्द ने उसे ऐसी तपन में भी आगे जाने को मजबूर कर दिया। बाहर धूप की चमक से आंखें बंद सी हुई जा रही थीं। फिर भी सिर पर चुन्नी डाल लाजो चल पड़ी। पंसारी के मोड़ पर वो पहुंची ही थी कि उसकी कमर में एक जोर का धक्का लगा और वो आगे की ओर लड़खड़ाई और उसके पैर हवा में उठ गए। पर वो जमीन पर गिरी नहीं, वो हवा में ही आगे की ओर तेजी से उड़ने लगी। उसके मुंह से भय से चीख निकल गई, पर सुनसान में कोई सुनने वाला था ही नहीं। उसे अपनी कमर पर कसाव महसूस होने के साथ ही कानों में मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई दी। वो बंसी में फंसी मछली की तरह फड़फड़ाई। जैसे ही उसे समझ में आया कि उसका अपहरण हुआ है, वो डर के मारे बेहोश हो गई। लाजो को कितनी देर बाद होश आया, वो स्वयं नहीं जानती। उसने महसूस किया कि मोटरसाइकिल की धक धक तो बंद हो गई थी, पर उसके दिल की धक धक मोटरसाइकिल से भी ज्यादा हो रही थी। उसने डरते डरते आंखें खोली। वो किसी बड़े से हॉल में थी। उसकी देह में हरकत होते देख कोई उसके पास आया। प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। उसने किसी परिवारी जन का हाथ समझ जल्दी से आंख खोलकर देखा। देखते ही उसके मुंह से चीख निकल गई। ये वही युवक था जो उसे दूर से देखता रहता था। लाजो उसे अच्छी तरह से जानती थी। वो गांव का ही एक दलित युवक था जो पढ़ लिख कर अपना धंधा कर रहा था।
गांव में जहां काफी सवर्ण युवक निठल्ले मटर गश्ती करते थे, वहीं इस युवक ने अपनी कमाई से एक मोटरसाइकिल भी खरीद ली थी, जो पूरे गांव के लोगों की आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। एक आध बार लोगों ने उसकी बाइक को नुकसान पहुंचाने का भी प्रयास किया, परंतु सारी दलित बिरादरी एक साथ खड़ी हो गई। नतीजा, आगे ऐसी हरकत करने की किसी की हिम्मत न हुई। फिर भी नाकारों की तानेबाजी तो चलती ही रहती थी, जिसकी वो बिल्कुल परवाह नहीं करता था। लाजो को वो केवल देखता ही रहता था, कभी पास आने का प्रयास नहीं किया, ना ही कभी कोई फिक्रा कसा। फिर भी जाने क्यों लाजो उसकी उपस्थिति से भयभीत सी हो जाती थी। और आज उसी युवक को इस अनजानी अकेली जगह पर इतने नजदीक पाकर वो डर गई और उठकर भागी। पर हॉल से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। वो पिंजरे में फंसे पंछी की भांति फड़फड़ाई और वहीं जमीन पर गिरकर फिर बेहोश हो गई। दोबारा उसे जब होश आया तो वो एक चारपाई पर लेटी थी। कमरे में कोई नहीं था। वो उठी, उसने देखा खिड़कियों में सींचे लगे थे, जिनसे ढलते हुए सूरज की रोशनी आ रही थी। ढलता हुआ सूरज? वो घर से तो भरी दोपहरी में निकली थी, मतलब उसे यहाँ पर कई घंटे गुजर गए हैं। ये सोचकर पहले तो वो खुश हुई कि घर वाले उसे ढूंढने लगे होंगे और जल्दी ही उसे छुड़ा लेंगे। पर अगले ही क्षण उसे याद आया कि वो उसे ढूंढेंगे कहाँ। वो शायद घर से कहीं बहुत दूर है, क्योंकि बस्ती की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। केवल सांझ का बसेरा लेती हुई चिड़ियों की चहचहाहट और अब तो झींगुरों की झंकार भी शुरू हो गई थी। यदा कदा कोई सियार भी हुआने लगता। तो क्या वो बस्ती से दूर किसी जंगल में थी? वो एक बार फिर बुरी तरह से सिहर गई। क्या इतनी दूर उसके घर वाले उसे ढूंढ पाएंगे? उस पर फिर से बेहोशी छाने लगी, मगर उसने चेतन रहने का प्रयास किया और अपने चारों ओर निगाह दौड़ाई। उसे एक तरफ एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा जो अधखुला था। उसने दौड़कर दरवाजे को खोला, जिससे वो बाहर निकल सके। पर यह क्या? ये तो संडास टाइप शौचालय था। संडास पहली मंजिल पर था। उसने सोचा, तो क्या वो जमीन से ऊपर की मंजिल पर कैद है? ये समझ आते ही उसे बड़ा धक्का लगा। उसे लगा कि बहुत दिनों से ये युवक षड्यंत्र रच रहा था और पूरी तैयारी के बाद ही उसने उसे उठाया है। वो पछताने लगी कि जब उसने इस युवक की निगाहों में अन्य शोहदों से कुछ अलग देखा, जो उसे भयभीत करता था, तभी उसे अपने घर वालों को बताना चाहिए था। कम से कम उस युवक की नीयत के बारे में घर वालों को अंदाज तो हो जाता। उसके एकाएक गायब होने पर पहला शक उसी युवक पर जाता। शक के बिना पर पुलिस के लिए उसे खोजकर ढूंढ निकालना आसान हो जाता। पर अब क्या हो सकता है? लड़कियों का यही स्त्री सुलभ संकोच गुण माना जाता है, पर विवेकहीन गुण भी दोष बन जाता है। माँ बाप को चाहिए कि अनुशासन के साथ ही वो बच्चों से ऐसे संबंध बनाकर रखें जिससे बच्चे अपनी भ्रांतियाँ और भय उनसे साझा कर सकें। बच्चियों के बारे में ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है और ये दायित्व माँ को निभाना चाहिए। तभी पेड़ों के पक्षी फड़फड़ाकर उड़ने लगे। लाजो चौकन्नी होकर ध्यान से देखने लगी। कुछ समय बाद ही उसे भी मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी। चिड़ियों को आती हुई बाइक का पहले ही पता चल गया था। पगडंडी पर बाइक सवार युवक को देखते ही लाजो झट से आंखें मूंद कर बिस्तरे पर लेट गई। वो आया, उसने समझा लाजो अभी तक बेहोश है। लाजो के सर पर उसने प्यार से हाथ फेरा और पास ही बैठकर उसे देखता रहा। उसके स्पर्श से लाजो वितृष्णा से सिहर उठी, जिसे उसने बड़ी कठिनता से दबाया। वो युवक कुछ खाने का सामान लाया था, जिसे उसने मेज पर सजा दिया। लाजो को समझ में आ चुका था कि युवक का उसे नुकसान पहुंचाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है, पर वो कब तक ऐसे ही मरी सी लेटी रहेगी? उसे भी कुछ करना चाहिए। ये सोचकर वो पहले कुछ गुनगुनाई और आंखें खोल दी। लाजो ने आंखें खोलते ही दो बड़ी बड़ी आंखों को अपने चेहरे के नजदीक घूरते हुए पाया। दुनियादारी से दूर लाजो को भी उन आंखों में कोई वहशत नजर नहीं आई। युवक की आंखों में कोमलता का भाव था। फिर भी लाजो ने अपने इतने नजदीक किसी परपुरुष को कभी महसूस नहीं किया था। सो लाजो, जो पहले से ही डरी हुई थी, आतंकित होकर उसी पूरी ताकत से
युवक को ठेलकर एकाएक भाग खड़ी हुई। युवक ने लाजो को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। वो जानता था कि लाजो कहीं भी जा नहीं सकती थी। पकड़ने या रोकने का प्रयास लाजो को और भी आतंकित कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप अपनी जगह बैठकर मात्र निगाहों से लाजो का पीछा करता रहा। उसके मुंह पर आनंद और विनोद भरी मुस्कान थी। सबसे दूर के कोने पर पहुंचकर लाजो ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे यहाँ जबरदस्ती उठाकर क्यों लाए हो? अभी मेरे पिता पुलिस के साथ यहाँ पहुँचने वाले ही होंगे। अपनी खैरियत चाहते हो तो मुझे जल्दी से जल्दी मेरे गांव की सीमा पर पहुँचा दो। मैं वायदा करती हूँ कि मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। लाजो जानती थी कि ये उसकी गीदड़ भपकी ही है, फिर भी सोच रही थी कि संभवतः काम कर जाए। बाकी तो सब ठीक है, पर तुमने सही नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हारे गांव का रहने वाला हूँ। पिछले 7 महीने से रोज बगैर नागा, बगैर किसी काम के तुम्हारे रास्ते में खड़ा तुमको टकटकी लगाकर देखा है मैंने। ये बात दीगर है कि तुमने कभी मुझसे बात नहीं की। फिर कुछ रुक कर बोला, मेरा नाम शिवपाल है। जंगलात में मेट का काम करता हूँ। तनख्वाह और ऊपरी आमदनी मिलाकर महीने में 15-20 हज़ार तो कमा ही लेता हूँ। यदि मैं नीची जात का ना होता तो अब तक औरों के अलावा तुम्हारे पिता भी तुम्हारा रिश्ता लेकर मेरे यहाँ आ चुके होते। पर ये जात का अंतर मेरे रुपयों से नहीं मिट सकता और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे पास तुम्हें उठाने के सिवा कोई दूसरा उपाय था ही नहीं। वो जंगल के ठेकेदार के मेट के रूप में काम करता था। जंगल के बीचों बीच एक बड़े तालाब से कुछ दूर पर ही उसने अपने रहने का ठिकाना बना लिया था। घर के चारों ओर कटीले तारों की एक काफ़ी ऊंची बाड़ बनी थी। मोटे लकड़ी के कुंडों का गेट था जिससे 2 आदमी या एक मोटरसाइकिल आसानी से निकल सके। इस बाड़ी के अंदर जंगल की लकड़ी का एक 2 मंजिला घर सा बना था। इस घर की पहली मंजिल पर मेट के रहने के लिए स्थान था। मेट अमूमन पास पड़ोस के गांव का ही रहने वाला होता था, इसलिए ज़रूरी नहीं कि वो स्थायी तौर पर अपने इस निवास पर ही रहे। जंगल आने जाने वालों को भी मेट के रहने के इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जंगली जानवरों से भरा ये क्षेत्र पूरी तरह से निरापद तो नहीं था, पर काफ़ी कुछ सुरक्षित अवश्य था। सभी पशुओं को पानी की आवश्यकता होती है। वे दिन में कम से कम एक बार अवश्य पानी के स्रोत के पास अपनी प्यास बुझाने आते हैं। आदतन सभी पशु का एक निश्चित समय और निश्चित मार्ग से ही जलाशय पहुंचना होता है। लाजो जहाँ कैद थी वो आशियाना इन जानवरों के मार्ग से कुछ दूर पर स्थित था। वहां से आते जाते जानवर अक्सर दिखाई दे जाते हैं। शेर आदि बड़े और हिंस्र जानवरों के लिए ये जलाशय पानी के साथ साथ भोजन भी उपलब्ध करा देता है। देखा गया है कि अधिकतर शेर पानी के स्रोत के पास ही घात लगाकर बैठता है और शिकार नजदीक आने पर उस पर झपट पड़ता है। मगर शेर की आदत है कि वो एक जगह नहीं रुकता। एक रात में उसके लिए 50 किलोमीटर की दूरी तय करना मामूली बात है। अतः वो एक स्थान पर बहुत दिनों के बाद ही वापस लौटता है। महीने 15 दिन में शेर के शिकार करने की आवाज से जंगल गूंज जाता। अन्य जानवरों से सुरक्षित मेट का आवास उस समय सबसे असुरक्षित हो जाता था जब कभी हाथियों का झुंड पानी पीने को वहां पहुंचता। मस्त हाथी जहां से भी निकलते हैं पेड़ों को या उनकी टहनियों को नष्ट करते चलते हैं। ऐसे में यदि किसी कारण से हाथी चिढ़ जाए तो आसपास के इलाके को भी तहस नहस कर सकते हैं। बिगड़े हाथियों से निपटने के लिए जंगल कर्मियों को आग का सहारा लेना पड़ता है। आग देखते ही हाथी दूर भाग जाते हैं। पहले 2 दिन लाजो ने उसके लाए खाने को हाथ भी नहीं लगाया। उसकी अनुपस्थिति में कभी भी उठकर पानी अवश्य पी लेती। इस उपवास के पीछे एक तो चिंता के मारे खाने की अनिच्छा तो थी ही, वहीं एक आशा की किरण भी थी। बगैर खाने से उसकी मृत्यु होने के भय से वो उसे स्वतंत्र कर देगा। मगर शिवपाल भूख की ज्वाला की प्रबलता से परिचित था। वो जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी लाचारी भूख है। वो मानव को कितना नीचे गिरा सकती है इसका भान शिवपाल को ही क्या, उसकी पूरी बिरादरी को था। लाजो के प्रति सारे सम्मोह आसक्ति के बावजूद शिवपाल के मन मानस में जाति भेद का दंश तो था ही। वो ये भी देखना चाहता था कि उच्च वर्ण की ये बेटी कितने दिनों तक भूख बर्दाश्त कर सकती है।
और अंत में भूख और जीने की इच्छा की विजय हुई। लाजो को पहले ग्रास में बहुत ही ग्लानि हुई, परंतु जब कहने से शरीर में शक्ति और मस्तिष्क में सोचने की ताकत आई तो ग्लानि का स्थान संघर्ष ने ले लिया। उसने सोचा कि मुक्ति के लिए शक्ति और युक्ति दोनों की आवश्यकता होगी, अतः उसका खाने का परित्याग असंगत है। वो नियमित रूप से खाना खाने लगी। शिवपाल अब बने बनाए खाने के स्थान पर खाना बनाने की सामग्री लाने लगा। लाजो भी इशारा समझकर खुद खाना बनाने लगी। बिना शिवपाल की मर्जी के वो भाग भी नहीं सकती थी, अतः उसने शिवपाल का प्रतिरोध करना तो बंद कर दिया, पर वहां से छूटने का विचार उसके मन से नहीं निकला। और फिर एक दिन उसे उस परिस्थिति से भी गुजरना पड़ा जिसका उसे डर था। इस संयोग से उसके दिल की नफरत और बढ़ गई, मगर वो शांत बनी रही। शांति ही शांति में वो माँ भी बन गई। स्त्री कोक की यही मजबूरी है। जैसे धरती आम और बबूल के बीच में फर्क नहीं करती, जो भी बीज उस पर गिरा उसे समान निष्ठा पोषित करती है, इसी प्रकार स्त्री कोख भी प्रणय और बलात्कार के बीच में फर्क नहीं करती। इसीलिए स्त्री और धरती दोनों को धात्री कहते हैं। नवजात के प्रति लाजो के मन में ममता और घृणा दोनों थीं। ममता उसे शिशु का पोषण करने को बाध्य करती, तो शिशु का अस्तित्व लाजो को अपने अपमान और लाचारी का प्रतिमान प्रतीत होता। शिवपाल के प्रति उसकी नफरत में बच्चे की उपस्थिति दाद में खाज बन जाती। शिशु 6 महीने का हो गया था। लाजो में शिवपाल को विद्रोह की कोई चिंगारी शेष नहीं दिखती थी, इसलिए वो कुछ आश्वस्त हो गया था। आश्वस्ति जब असावधानी बन जाती है तो घातक भी हो सकती है, और ऐसा ही शिवपाल के साथ भी हुआ। एक दिन जब शिवपाल लाजो के पास आया तो लाजो को जमीन पर बेहोश पाया। बच्चा पास ही चारपाई पर पड़ा सो रहा था। लाजो की दशा देख शिवपाल घबरा गया। उसने लाजो की नाक पर उंगली रखी। श्वास तो चल रही थी। वो पानी लेने को भागा। पानी के छींटे पड़ते ही लाजो कुनमुनाई। शिवपाल आश्वस्ति की सांस लेकर पीछे हटा कि लाजो ने अपनी पीठ के पीछे से चाकू निकालकर शिवपाल पर वार कर दिया। जंगल जीवन के आदि शिवपाल की त्वरित प्रतिक्रिया ने उसकी जान तो बचा ली, किंतु लाजो के चाकू का भरपूर वार उसकी जांघ पर पड़ा और वो जमीन पर गिर पड़ा। लाजो बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ी हो गई। घर का दरवाज़ा जो शिवपाल ने घबराहट में अंदर से लॉक नहीं किया था, वो दरवाजे से नीचे जाने को उतरने वाली ही थी कि शिवपाल ने लेटे लेटे ही उसे आवाज़ दी। लाजो एक क्षण के लिए रुकी। शिवपाल जमीन पर पड़ा था और उसी का शिकारी चाकू उसकी जांघ में अभी भी घुसा देख लाजो रुक गई। उसकी आंखों से नफरत की लपटें निकल रही थीं। वो तिरस्कार से बोली, बोलो। शिवपाल बोला, मैं तुमसे रुकने को नहीं कहूँगा, ना ही बच्चे का हवाला दूंगा। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें सतर्क करना चाहता हूँ। फिर दर्द को काबू करते हुए बोला, यहाँ से भागकर पहले तो तुम अपने गांव नहीं पहुँच पाओगी, जंगली जानवरों का शिकार बन जाओगी। दूसरे यदि घर सकुशल पहुँच भी जाती हो तो क्या तुम्हारे कुलीन माता पिता इतने दिन तक दलित के साथ अंतरंगता से रहने के बाद तुम्हें स्वीकार करेंगे? लाजो ने यहाँ से मुक्त होने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। वो बोली, चुप रहो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। शिवपाल साग्रह बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि गरीब माँ बाप पर जवान लड़की बोझ होती है? बदनामी के डर से या बेटी की शादी के झंझट से बचने के लिए तुम्हारे ब्राह्मण पिता ने तुम्हारे गायब होने की पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाई होगी। तुम उनके लिए मर चुकी हो। ऐसे में तुम कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? कहकर शिवपाल बेहोश हो गया। उसको बेहोश होता देख लाजो बड़ी बेफिक्री से सीढ़ियां उतरने लगी। इस समय उसके मन में शिवपाल के प्रति नफरत का ज्वालामुखी फट चुका था। उसे निकटता के वो क्षण याद आए जब शिवपाल ने उसे अंदर तक दूषित कर दिया था। उसका बस चलता तो वो उसके शिशु को खींचकर अपनी कोख से नोच फेंकती, परंतु ये संभव नहीं था। लापरवाही में शिवपाल अपने शिकारी चाकू को घर पर ही छोड़ गया, जो लाजो ने आज के लिए छुपा कर रखा था। शिवपाल की ये लापरवाही जानलेवा भी सिद्ध हो सकती थी। लाजो लकड़ी का गेट खोलकर बाहर निकलने ही वाली थी कि उसकी निगाह नीचे बरामदे में पिंजरे के बंद पंछी पर पड़ी। शिवपाल ने पिंजरे में एक चिड़िया पाल रखी थी जिसे वो बहुत चाहता था।
रोज सुबह शाम उसका पिंजरा साफ करता, उसे दाना देता, पानी देता था और जब भी समय मिलता उसके पास बैठकर ऐसे बात करता जैसे चिड़िया सब कुछ समझ रही हो। पर चिड़िया प्रसन्न नहीं थी। वो कैद में तड़प रही थी। हर समय उसे खुला आकाश और हरे भरे वृक्ष और कुंज याद आते रहते, जिनमें वो रहने की आदी थी। सही भी था। चिड़िया इससे कोई सरोकार नहीं रखती कि पिंजरा लोहे का है या सोने का। उसे तो अपनी आज़ादी चाहिए, हर समय और हर कीमत पर। जब उसका मालिक उसके पास बैठकर उससे बात करता तो चिड़िया बहुत जोर जोर से बोलकर अपना गुस्सा प्रकट करती और उससे अपने को आज़ाद करने को कहती। पर अफसोस, वो बुद्धू समझता था कि चिड़िया खुश होकर उससे बातें कर रही है। आज लाजो को चिड़िया और अपने कष्ट में साम्यता दिखाई दी। उसने धीरे से आकर पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। चिड़िया इसी फिराक में थी। वो फुर्र से पिंजरे से निकलकर छत पर जा बैठी और खुशी से गाने लगी। पर ये क्या, एक कौवा जो जानता था कि पिंजरे में रहने के कारण चिड़िया के पंख उतने सबल और सक्षम नहीं है, उसकी ओर झपटा। चिड़िया आकाश में उड़कर कौवे से बच नहीं सकती थी, सो अनायास ही वो जल्दी से पिंजरे में जा छुपी। वही पिंजरा जिससे वो छूटना चाहती थी, वहीं उसे शरण मिली। लाजो मानो तंद्रा से जाग उठी। उसने कौवे को भगाते हुए तत्परता से पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। पिंजरे के कोने में छिपी चिड़िया हाँफ रही थी। वो समझ चुकी थी कि ये बंधन ही उसका जीवन है। लाजो विरक्त भाव से सीढ़ियां चढ़कर कमरे में वापस लौट आई। दरवाजे की सांकल उसने अपने हाथ से बंद कर दी। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी केज्ड बर्ड। इस कहानी द्वारा डॉक्टर शुक्ला हम सबको एक शिक्षा देते हैं कि हमें अपने बच्चों को सावधान करना चाहिए कि वो अपने आसपास की घटनाओं के प्रति सावधान रहें और हमें उनसे अवगत भी कराएं। तो दोस्तों, अब आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा कथा वाचन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब अगली कहानी तक के लिए आप सब से विदा। नमस्कार।